गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स या आप बोलोगे क्वांटम यांत्रिकी एकदम शुरू से। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फॉर्मूले लेकर रहेंगे, पर मैं बेसिकली एम्फेसाइज करूँगी हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे जो बच्चे आते हैं बीएससी और एमएससी, जस्ट एमएससी में गए हैं। तो देखो, एक तो मैं पहले ही बोलूँगी कि अगर आपको अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी है बेटा, तो आपको इंग्लिश में टर्म्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी जो किताबें होती हैं वो आपको इंग्लिश में होती हैं, पर शुरुआत हम तो डायरेक्ट इंग्लिश से कर नहीं सकेंगे। तो मैं ये पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, साथ ही साथ जो आप, ठीक है, तो जब आप एमएससी में जाओगे तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाओ या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, मेनली फर्स्ट ग्रेड को ही बोलूँगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा इंग्लिश मीडियम्स की बुक, जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, जेटिली वगैरह। ठीक है, ग्रिफिथ की हुआ, जेटली हुआ, ये सारे कुछ जो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम में क्वांटम्स के बुक होते हैं, लेकिन उस स्तर जाने से पहले हमें हिंदी को क्लियर करना पड़ेगा, तो ये उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग एकदम इनिशियल पॉइंट, कहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है, कहाँ से क्वांटम यांत्रिकी शुरू हुआ है, वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है ये एनर्जी डेंसिटी? जब मान लो आपके पास यूनिट वॉल्यूम यानी कि एकांक आयतन, ठीक है, में संचित ऊर्जा विकिरण का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। विकिरण यानी कि रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी, यानी कि अगर हम इसको स्मॉल यू से डिनोट करेंगे तो टोटल उसमें कितनी ऊर्जा संचित है और ये उसका आयतन है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेके लैम्डा। क्यों? क्योंकि विकिरण है, तो विकिरण होगा तो कोई लैम्डा होगा ही, यानी कि कोई वेवलेंथ तो होगी ही होगी। जब ये रेडिएशन है तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके लैम्डा होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर क्यूब। दूसरा आप देखो बेटा क्या है? स्पेक्ट्रो, जो कि आप बोलोगे कि जो कर्व बनाती है, एक्चुअल में ये एक ऐसा ग्राफ बनाती है, और ये ग्राफ ही एक्चुअली उसके डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पर बनता है। ठीक है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पर बनता है तो आपको एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, जब आपको बेटा जी ये ग्राफ मिलता है ना, तभी आप ये कहोगे कि हमें एक स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मिल रही है या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व मिल रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व मिल रहा है। तो हम इसको कैसे देखेंगे? हम कहेंगे कि एकांक आयतन में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर परास के विकिरण की संचित ऊर्जा को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब हम एक निश्चित वेवलेंथ लेंगे या लैम्डा लेंगे या आप बोलोगे तरंग दैर्ध्य लेंगे, और वहीं पर हम उसकी ऊर्जा को जब देखेंगे, ऊर्जा घनत्व को जब देखेंगे, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को जब देखेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है ना? इसके बाद देखिए, इमिसिव पावर ई या उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता यानी कि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और वो अपने से कितना ऊर्जा निकाल रही है। आप सिर्फ अभी इतना समझो। ठीक है, वस्तु होगा तो उसका कोई एरिया या क्षेत्रफल होगा, एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु के सतह के एकांक क्षेत्रफल या यूनिट एरिया के प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई सिंपल सा, मान लो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, हमने मोबाइल फ़ोन का एक सतह लिया। ठीक है, ये मान लो एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन का मैंने एक सतह लिया, और उस सतह का यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा वो विकिरण उत्सर्जित कर सकती है, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। तो ई क्या हो जाएगी? इमिसिव पावर। ठीक है, क्यू बाई ए इंटू टी। ए क्या है? क्षेत्रफल है, टी क्या है? समय है। ठीक है, उसे उत्सर्जित विकिरण, और इसे उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, देखो W बाई एम स्क्वायर, मतलब वाट बाई मीटर स्क्वायर या कैलोरी सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इमिसिव पावर क्या हो गया? पावर यानी कि अगर मैं इसी को लैम्डा से इंटीग्रेट कर दूं, समाकलन कर दूं,
कहाँ तक? क्योंकि इसका रेंज जो होगा वो होगा 0 से इन्फिनाइट तक। इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से इन्फिनाइट तक। तो जब इसकी रेंज 0 से इन्फिनाइट तक होगी बेटा जी, तो मैं ये क्या कहूँगी? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या स्पेक्ट्रामी उत्सर्जन क्षमता, क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रामी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। क्लियर है ना इतना? आगे बढ़े। अब देखो, अवशोषण क्षमता और उत्सर्जनता मतलब कि कितनी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है और उसकी इमिसिविटी क्या है। ये इक्वेशन आता है, पूछता भी है, कैपेसिटी भी डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूला वगैरह पूछते हैं। तो ये क्या होता है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्ब मतलब वो कितनी विकिरण को अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है या अवशोषण कर सकता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू ए बाई क्यू लैम्डा। एक पर्टिकुलर लैम्डा पर, एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं ए का ए निकालना चाहूँ तो ये 0 से इनफाइनाइट ए लैम्डा बाई डी लैम्डा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर इमिसिविटी अगर मैं देखूँ, या हम ये कहेंगे कि उत्सर्जकता क्या होती है, तो हम कहेंगे कि किसी सतह की उत्सर्जन क्षमता तथा उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता का अनुपात। समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है? ये सिर्फ हमें इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सतह है, कोई सतह है, अब उस सतह की उत्सर्जन क्षमता हम देखेंगे, उस सतह की हम उत्सर्जन क्षमता जो ई देख रहे थे, और साथ ही साथ हमारे पास कोई आदर्श कृषिका होगी, कृषिका यानी कि ब्लैक बॉडी, कोई आइडियल ब्लैक बॉडी होगी, उसकी उत्सर्जन क्षमता होगी। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा, वही इमिसिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इमिसिविटी यानी कि उत्सर्जकता। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतना? ये बहुत फॉर्मूला इजी है, समझ में भी आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि ये रेशियो है या अनुपात है, इसलिए ये डायमेंशनलेस होती है या विमानहीन होती है और मात्रकहीन भी होती है। ठीक है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इतना तो क्लियर है, इसमें कोई बड़ा साइंस हमने नहीं समझा है। नेक्स्ट, अब नेचर ऑफ इमिसिविटी या उत्सर्जकता की प्रकृति। देखो, ये इक्वेशन जो है ये अक्सर आपसे पूछता है किसी भी एमसीक्यू में। ठीक है, तो याद रखना, ई जो उत्सर्जकता है ये 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, अगर ये 1 हो जाए तो यानी कि वो एकदम कृषिका है। ठीक है, और अगर ये 0 हो जाए तो एकदम पॉलिश सरफेस है, जैसे कि हमारा शीशे का पीछे वाला हिस्सा, जिससे शाइनी सरफेस होती है ना, चमकदार सरफेस होती है, तो उससे सब परावर्तित हो जाती हैं, किरणें सारी परावर्तित हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा। ठीक है, 0। कोई भी ना नॉर्मल कोई भी वस्तु है, कोई भी जनरल बॉडी है, तो उसका जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्लियर है ना? अगर कोई सफ़ेद वस्तु है तो उसका जो एमिसिव होगा वो लेस होगा, किससे? ब्लैक से। अगर कोई रफ या खुरदुरा, रफ यानी कि खुरदुरा, खुरदुरा, ठीक है, तो उसका जो उत्सर्जकता होगी वो ज़्यादा होगी, किससे? पॉलिश्ड वाले से, मतलब जो ये एकदम शाइन किया हुआ सरफेस होगा। तो इसका मतलब जो ई है यानी कि उत्सर्जकता है, वह वस्तु के सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। वस्तु के सतह, समझ गए बेटा जी? किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के सतह पर की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पता है? आदर्श कृषिका क्या होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता भी है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, आपके सब्जेक्टिव पार्ट में भी पूछ सकता है। ये उनके डिपेंड है कि कितने नंबर का पूछेगा। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम ये काफ़ी पॉपुलर है, जिसे फेरी ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, देखो, आदर्श कृषिका क्या होती है? वह वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता है कि ऊष्मीय विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर ले। मतलब जो थर्मल रेडिएशन होती है, ऊष्मीय विकिरण यानी कि आप बोलोगे थर्मल रेडिएशन। ठीक है, डबल वॉल्ड स्फीयर मतलब जो आपका डबल बॉल होता है, मतलब 2 सतह वाला, द्वि
सतही, ठीक है, इनके ऊपर ये आता है बेटा जी। तो आप बोलोगे कि जितना भी इसके ऊपर द्विसतही आपके पास एक फेरी बॉल रहता है, एक स्फेयर रहता है, जिसे हम लोग फेरी ब्लैक बॉडी बोलते हैं, फेरी का कृषिका ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब आप लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य है 0 से इन्फाइनाइट तक होगा, अब थर्मल रेडिएशन आएगा यानी कि ऊष्मीय विकिरण आएगा, पूरी तरह अवशोषित कर लेगा, ठीक है, पूरी तरह अवशोषित कर लेगा बेटा। और आप ध्यान रखना है इस बात का कि अगर ये लो टेम्परेचर पर आया यानी कि निम्न तापमान पर आया, तो ये क्या करेगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर बनता है, मतलब कि पूर्णतः अवशोषक करेगा, पूर्ण अवशोषक बनेगा। और अगर हाई टेम्पर आया तो सबसे अच्छा उत्सर्जक बनेगा, गुड एमिटर बनेगा। तो इसका काला रंग या ब्लैक रंग जो होना आवश्यक नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लैम्प ब्लैक हो गया, प्लेटिनम ब्लैक हो गया, फेरीज बॉडी हो गई। लैम्प ब्लैक माने कि आप जो धुआं जलाते हो ना, तो उसका धुआं काला काला जो निकलता है वो, ठीक है। इसका डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आंतरिक परावर्तन हो रहा है, आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रीवोट्स लॉ या प्रीवोट्स का ऊष्मा विनिमय नियम क्या कहता है। ये प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर अपने परिवेश के साथ निरंतर ऊष्मीय विकिरण का विनिमय करती रहती है, ठीक है। यानी कि जितने भी वस्तु बेटा जी आपको मिलेंगे वो क्या करेंगे, वो जित अगर वो तापमान 0 केल्विन नहीं है, ठीक है, और प्रत्येक परिवेश में मतलब उसको जैसे भी सर्कमस्टेंसेस में आप रखोगे, जैसा ही परिवेश रखोगे, वो निरंतर ऊष्मीय विकिरण या रेडिएशन का आवागमन करती रहती है, ठीक है। जितना भी थर्मल रेडिएशन है उसका विनिमय करती रहती है, हीट एक्सचेंज होता रहता है। तो हीट इफेक्ट क्या होगा, यानी कि तापन प्रभाव क्या होगा, हीट का कोई इफेक्ट तो होगा। तो देखो ये सराउंडिंग के से लगातार करता रहता है, तो कंडीशन क्या होगी, टी अगर टी नॉट से छोटा है, रिजल्ट क्या होगा, आर ई गेट इज लेस देन आर ए। इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है, रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन और एमिट हो रहा है, अवशोषित हो रहा है या उत्सर्जित हो रहा है। क्लियर है ना ये चीज, आगे बढ़ते हैं। शीतलन और तापीय संतुलन यानी कि कूलिंग इफेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ये दोनों चीज बताओ। ये तो पहले आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखे भी होंगे, ठीक है। कूलिंग या शीतलन इफेक्ट क्या होता है कि अगर बॉडी मान लो किसी टेम्परेचर पर है, ठीक है, और बाहर में कोई अलग टेम्परेचर टी नॉट है, बॉडी का टेम्परेचर जो है, बॉडी का तापमान जो है वो टी है, और बाहर का टेम्परेचर जो तापमान है वो हमारा टी नॉट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, टी नॉट है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा कि अगर भीतर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो एमिसिव पावर ज़्यादा होगी, एब्जॉर्बिव पावर कम होगी, और इससे टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर गिरेगा। मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है, सामने का बाहर का टेम्परेचर कम है, तो मेरा टेम्परेचर हायर टू लोअर बॉडी की तरफ मूवमेंट होगा ना। तो ये काम होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीतलन या कूलिंग इफेक्ट। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, मान लो कि दोनों आपस में आदान प्रदान करते हुए टी टी नॉट के बराबर हो जाए, आर ए के बराबर हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तब जाके हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय संतुलन कहेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ का नियम, ये कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर सभी वस्तुओं के लिए स्पेक्ट्रोमी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। नियतांक यानी कि एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बेटा, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर मान लो मेरे पास क्षमता, ये दोनों की क्षमताओं के ऊपर कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है कि एक की उत्सर्जन क्षमता है, एक की अवशोषण क्षमता है, ए है, दोनों का अगर हम लोग एक निश्चित तापमान पर देखें तो दोनों का रेशियो क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक फिक्स टेम्परेचर पर, यानी कि हम ये कहेंगे बेटा कि जो ई लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, ए लैम्डा के। ए क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, अवशोषण, ठीक है, और ई क्या कर रहा है, उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। दोनों ही क्षमता या दोनों ही कैपेसिटी को कहता है, और ये क्या है, किरचॉफ्स का नियम है। किरचॉफ्स नियम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है ना, कर लोगे।
इसके बाद देखिए किरचॉफ के नियम का निष्कर्ष, ये जो किरचॉफ का नियम था उसका कोई निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, यही उसका नियम, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। तो जब ये डायरेक्टली है इसका मतलब क्या होगा कि गुड ऑब्जर्वर्स आर द गुड एमिटर्स, या अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो बैड ऑब्जर्वर होंगे वो बैड एमिटर भी होंगे, जैसे कि शाइनी सरफेस यानी कि जो चमकीला शीशा, ठीक है, और काला जो सूट होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला स्टीफेंस का नियम, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है। स्टीफेन का नियम कहता है बेटा कि किसी की उत्सर्जन क्षमता या किसी वस्तु की इमिसिव पावर के परम ताप यानी कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ये मतलब समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये क्या है बेटा, उत्सर्जन क्षमता है। ठीक है, ये हमारी उत्सर्जन या एमिसिव पावर बोल दो। ठीक है, और ये क्या है, तापमान यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि उसी पॉइंट का तापमान है, परम तापमान के चतुर्थ पावर के समानुपाती होगा। तो जब ये कॉन्स्टेंट, तो ये होता है स्टीफन कांस्टेंट। बीएससी में आप लोग इसका वैल्यू निकालते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्लियर है ना। तो इसका मान क्या निकलता है, ये मान याद कर लेना, ये मान याद कर लेना, 5.67 इंटू 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। क्लियर, स्टीफन का नियम हो गया। अब देखो रेडिएशन ऑफ अ जनरल बॉडी, यानी कि कोई अगर सामान्य वस्तु है तो उसका विकिरण क्या क्या होगा, एमिसिव पावर होगा, ये हम लोग अभी देखे हैं। ये क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, ये एमिसिव है, ये एमिसिव कैपेसिटी है। अब रेडिएटेड एनर्जी क्या होगी, क्यू। क्यू कैसे हो जाएगी, ई ए टी पावर ए टी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम तापमान, ए क्षेत्रफल, टी समय, स्टीफन कांस्टेंट नियतांक, और ई इमिसिविटी। रेडिएटेड पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि टी से डिवाइड देते तो ये हो जाएगा एमिसिव पावर। ये समझ में आ रहा है, ई क्या है, इमिसिविटी, ई क्या है हमारा। अब देखो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, ये कह रहा है भैया कि नेट एमिटेड इज इक्वल टू एमिटेड माइनस एब्सॉर्ब, मतलब एकदम लास्ट में ना, पड़ी एकदम लास्ट में अंतिम उत्सर्जन या अंतिम परिमाण, ये अगर आप बोलोगे तो उत्सर्जन माइनस अवशोषण नेट आखिरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जनरल बॉडी और हाईलाइटेड बॉडी, ई नेट इज इक्वल टू ई टी फोर माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है, एब्सोल्यूट, और ये उसी टेम्परेचर पर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ई ए स्टीफन कांस्टेंट, क्षेत्रफल टी फोर माइनस टी नॉट का 4। तो टी नॉट क्या है बेटा, सराउंडिंग यानी कि आसपास, आसपास का क्षेत्र तापमान, क्लियर। और आई भी क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये नेट कितना निकाल रहा है ये आप इस पर निकालोगे। ठीक है, ये कितना निकाल रहा है, सिग्मा टी फोर निकाल रहा है, ये कितना निकाल रहा है बेटा जी, सिग्मा टी फोर नॉट का निकाल रहा है। तो नेट कितना निकाल रहा है दोनों, तो ई नेट हम लोग इससे निकालेंगे। क्लियर है ना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम मैं एकदम कंसाइज वे में आप सबको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या निकाला, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो है टी नॉट, और नेचर का जो सरफेस है उसकी इमिसिविटी क्या है, ई है। तो यदि सतह की प्रकृति परिभाषित नहीं है तो वस्तु को आदर्श कृष्णिका ही माने। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बताया गया है कि वस्तु को आदर्श हम लोग क्या मानेंगे, कृष्णिका ही मानेंगे, जो कि ई इज इक्वल टू 1 होगा। इमिसिविटी यही होगा ना, अभी हम लोग ने देखा था। अच्छा, अगर हम प्रश्न में परिवेश का तापमान टी नॉट नहीं दिया गया है तो स्टीफन लॉ में ये डायरेक्टली प्रयोग करना पड़ेगा, इग्नोर कर देना पड़ेगा कि हमारा सराउंडिंग का या परिवेश का जो आसपास की जगह है उसका तापमान कितना है। क्लियर है ना। देखो अब मैंने एक जगह पे पूरा कंक्लूड किया है कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, 2 कॉपर स्फेयर टेम्परेचर T1 एंड T2, 2 कॉपर के स्फेयर हैं यहाँ पे के, जिसका तापमान T1 है और T2 है, रेडियस उनका R है और R/2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिएटिव पावर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिएटिव पावर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, ई स्टीफन कांस्टेंट
क्षेत्रफल टी टू पावर 4। ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पावर क्या होता है आर स्क्वायर, टी 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 निकालेंगे, ये आ जाएगा। इसमें आर की वैल्यू देखो, एक बार आर है और एक बार r/2 है, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद सारी वैल्यूज़ को पुट किया, फाइनली हमारा 81/64 आया। ठीक है, अगर मैंने इसको कुछ कांस्टेंट मान लिया होता तो, अगर मैंने इसको टी को कोई कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया? चलो